अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यू टू द सडन सर्ज इन कोविड-19 केसेस तो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की फ़िलहाल 28 अप्रैल तक जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये जो लेक्चर था हमारा फिज़िकली लेक्चर होना था। तो इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आगे आपको पता है कि हमारा मिड टर्म का भी स्केड्यूल करीब है, तो इस हवाले से अब हम इसको कॉन्टीन्यूसली जैसे हम लोगों ने प्लान किया हुआ था उसी तरह इसको रेगुलरली हम इसको चलाएंगे। तो वीडियोस के ज़रिए ही अब मोस्टली ये लेक्चर कंडक्ट होगा। तो ये फिर लेक्चर की वीडियो, लेक्चर नंबर 9 की जो वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ नोट्स लास्ट वीक शेयर कर चुका था, तो ये वीडियो अब आपसे शेयर की जा रही है। तो काइंडली वॉच इस वीडियो, उसके बाद जब हमारा लाइव सेशन हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि कोई अगर आपके सवाल वगैरह हो तो वो समझ आ सकें। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 6 to 8 एंड 13 to 14 करेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास ख़ास तौर पर जो हमारी इक्वेशंस हमने प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फॉर लिक्विड्स, प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फॉर गैसेस, उनके लिए। और आफ्टर योर असाइनमेंट, जो आप लोगों ने असाइनमेंट लास्ट वीक सबमिट की थी फ्राइडे को, एक असाइनमेंट जो ऑनलाइन वीक से पहले वाला जो फ्राइडे था उसमें रेनॉल्ड्स नंबर के हवाले से, तो उसमें से कुछ एक दो चीज़ें थी, तो उस हवाले से मैंने आपको एक दो प्रॉब्लम मजीद ऐड किए हैं रेनॉल्ड्स नंबर के हवाले से, ताकि अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। चीज़ें स्टार्ट करते हैं। Air at 30 degrees C and 5 bars is flowing inside a half inch यानी कि 0.5 inch schedule 40 steel pipe. If the air is flowing at 4 cubic feet per minute, what type of flow is inside the pipe? Molar mass of air is equal to 28.9647 grams per mole, और जो R है ideal gas constant, it is 8.314 joules per mole per Kelvin. तो इस सवाल में हमें एक एयर गिवन है जिसका 30 डिग्री सी टेम्परेचर है और 5 बार उसका प्रेशर है। ये जो एयर है ये एक हाफ इंच स्टील पाइप में से पास कर रही है, और इस स्टील पाइप का शेड्यूल 40 उसका आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये जो एयर फ्लो कर रही है इसका फ्लो रेट 4 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। हमने ये मालूम करना है कि इस पाइप के अंदर जो फ्लो जा रहा है वो किस किस्म का फ्लो होगा, आया वो जो है लैमिनर होगा, वो टर्बुलेंट होगा, किस किस्म का फ्लो होगा। मोलर मास ऑफ एयर गिवन है, आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज भी गिवन है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें बड़ी वो शेड्यूल नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको देख चुके थे कि जब हमने ट्यूब और पाइप का कंपैरिजन किया था तो हमने देखा था कि जो स्टील पाइप्स होते हैं उनके लिए हम उनको उनकी पाइप की थिकनेस की वजह से उसको हम शेड्यूल नंबर से, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के शेड्यूल्स होते हैं, नॉर्मली 40 60 80 इस तरह के आपके पास शेड्यूल नंबर हैं। इन शेड्यूल नंबर्स के अंदर एक पर्टिकुलर डायामीटर के शेड्यूल नंबर, यानी कि आपके पास ये जो डायामीटर गिवन है एक ये नॉमिनल डायामीटर गिवन है। इस नॉमिनल डायामीटर के इस शेड्यूल नंबर पे एक पर्टिकुलर थिकनेस होगी, आउटसाइड डायामीटर होगा, पर्टिकुलर इनसाइड डायामीटर होगा। तो हम एग्जिस्टिंग डाटा में से, टेबल्स में से ये डाटा यूज करके हम इस सवाल के अंदर पुट करेंगे। इसी तरह इस सवाल के लिए, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि विस्कोसिटी गिवन नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस सवाल में विस्कोसिटी कोई गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको विस्कोसिटी एयर की डिटरमिन करनी पड़ेगी। तो इस विस्कोसिटी को डिटरमिन करने के लिए भी हम एक स्पेशल किस्म का ग्राफ यूज़ करेंगे विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी फॉर गैसेस एक ग्राफ यूज़ करेंगे मकेब स्मिथ की किताब में से, और इस ग्राफ को यूज़ करते हुए हम विस्कोसिटी ऑफ एयर एट दिस टेम्परेचर हम उसको डिटरमिन कर लेंगे। तो जो हमारे पास सवाल में डाटा है वो टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सी, इसको यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने जो है हमने इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है, तो 30 प्लस 273 इज इक्वल टू 303 केल्विन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए आपके पास आर वगैरह है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कहीं आपको डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी पड़े, तो कहीं आइडियल गैस कांस्टेंट लगेगा, तो आपकी जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर में होना लाजमी है। प्रेशर आपके पास 5 बार गिवन है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 4 क्यूबिक फीट पर मिनट गिवन है, मोलर मास ऑफ एयर 28.9647 ग्राम्स पर मोल। पाइप के लिए आपको ये 1/2 इंच शेड्यूल 40 स्टील पाइप एक गिवन है। इसका मतलब है कि आपने इस हाफ इंच शेड्यूल नंबर के मुताबिक आप एक टेबल में से जो है इनसाइड डायमीटर इसका कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली नोट कर लेंगे।
और हमने मालूम करना है कि टाइप ऑफ द फ्लो इनसाइड द पाइप। जी सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले एक टेबल है हमारे पास, टेबल ऑफ डायमेंशंस, कैपेसिटीज एंड वेट्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टील पाइप। ये टेबल है हमारे पास, डायमेंशंस, कैपेसिटीज एंड वेट्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टील पाइप। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नॉमिनल पाइप साइज है इंचेस में, फिर उस नॉमिनल यानी 1/8 इंच, 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, 1 × 1/4 इंच, 1 × 1/2 इंच। हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के नॉमिनल पाइप साइज, ये वो नॉमिनल पाइप साइज हैं जो अमूमी आम तौर पर अगर आप परचेजिंग करते हैं कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमारे पास जो नॉमिनल पाइप साइज है वो ½ इंच का है। और अगर आप देखिए तो ½ इंच के पर आपके पास शेड्यूल नंबर 40, शेड्यूल नंबर 80, इन दो शेड्यूल नंबर्स के ऊपर यानी कि दो डिफरेंट थिकनेस के लिए आपको पाइप्स मौजूद हैं। हमने अपने शेड्यूल नंबर 40 के लिए अगर आप देखें तो ये आपको वॉल थिकनेस भी मिल जाएगी। इनसाइड डायमीटर आप डायरेक्टली यूज कर लें, क्योंकि हम जब फ्लो एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना हो तो आपको इनसाइड डायमीटर चाहिए होगा। तो अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास इनसाइड डायमीटर यहाँ पे 0.622 इंच, और आपके पास इनसाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है 0.00211 इंच फीट स्क्वायर, सॉरी। तो आप ये दो इस ½ इंच फॉर 40 शेड्यूल नंबर के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है अपनी यहां से नोट कर लेंगे। तो हमने इसको जब नोट किया तो हमारे पास इनसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप D इज इक्वल टू 0.622 इंच, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप A इज इक्वल टू 0.00211 फीट स्क्वायर। तो बेसिकली क्या किया है, ये दोनों चीजें आपने नोट कर ली हैं। तो अगर आप खाली डाया नोट कर लेते तो फिर आपको एरिया जो होता है π/4 D स्क्वायर आप करते तो आपके पास आ जाता। आपको ये स्टेप करने नहीं पड़े और आपने इस टेबल में से ये डाटा नोट कर लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस सवाल में आपको पता है जब रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है आपको डेंसिटी, आपको जो है विस्कोसिटी चाहिए होगी। एयर है आपका फ्लूइड, तो एयर की विस्कोसिटी चाहिए होगी, तो हम विस्कोसिटी ऑफ गैसेज यूज करते हैं। इस किस्म का एक ग्राफ है, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की गैसेज के लिए आप ये ग्राफ यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस ग्राफ के लिए कुछ एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास तकरीबन मुख्तलिफ सी 56 गैसेज ऐसी मौजूद हैं कि जिसके लिए हम ये निकाल सकते हैं, ये टेबल आप निकाल सकते हैं। और इन गैसेज के लिए जब आपने निकालना है तो यहाँ पर एयर के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस के ऊपर वो 11 है, वाई एक्सिस पे 20 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस से हमारे पास ये 11, एक्स एक्सिस से ये 11 और ये वाई एक्सिस से 20, तो आपने दो लाइनें ड्रॉ कर दी, आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यूज करते हुए हम ये निकालेंगे। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा कि ये जो ग्राफ होते हैं आपके पास विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के लिए, बेसिकली दिस वाज डिजाइन फॉर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आपके पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए ये डिजाइन किए गए थे गैसेस के लिए। तो हमारी जो गैस एयर है वो 5 बार उसका प्रेशर है, लेकिन हम फिर भी इसी को यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास ये बहुत ज्यादा हाई 30-50 बार प्रेशर होता तो फिर ये ग्राफ यूज नहीं कर सकते थे हम, फिर हमें कोई और टूल यूज करना पड़ता, उसके मुताबिक हम इसकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट करते। लेकिन फिलहाल ये 1 बार के लिए है तो हम इसको 1 एटमॉस्फेयर के लिए है, हम इसको 5 बार के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले वो जो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं एयर के लिए 11 और 20, उनको यूज करते हुए एक्स एक्सिस पे आपके पास ये 11 है और ये वाई एक्सिस पे आपके पास ये 20 है। आपके पास इन कोऑर्डिनेट से एक जो है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने ये देखिए इस जगह से आपने ये 10, 20, 30 डिग्री सी क्योंकि आपका गिवन है, ये दो टेम्परेचर्स गिवन है, आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर एक डिग्री सी में और ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास डिफरेंट किस्म के ये टेम्परेचर्स गिवन है। तो आपने यहाँ पर ये डिग्री सी में 30 डिग्री सी से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कनेक्ट किया है और इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री सी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कनेक्ट करते हुए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ से आया है, आपने जो गैस के कोऑर्डिनेट से एक्स और वाई एक्सिस वो जो लाइंस ड्रॉ की थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइन,
ये आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने गिवन टेम्परेचर से कनेक्ट करके उसको विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी वाली लाइन है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो आपके पास यहाँ पर ये 0.018 Cp आपके पास विस्कोसिटी ऑफ एयर इस तरह ग्राफ से आ गई है। तो इमेजिन करें अगर आपको कोई और ये गैस दी होती तो इसी ग्राफ से आप इस तरह ये जो है कैलकुलेट कर लेते। तो हमने विस्कोसिटी ऑफ द एयर फाइंड आउट कर ली है इस ग्राफ की मदद से, विच इज 0.018 सेंटीपाइस। अच्छा जी, हमने विस्कोसिटी भी फाइंड आउट कर ली है, हमारे पास जो एरिया था वो भी आ गया है, अपना जो फ्लो एरिया था वो भी हमारे पास मौजूद है। तो अब हम थोड़ा डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द एयर। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम आइडियल गैस लॉ यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आपको पता है जो एन होता है आइडियल गैस लॉ में, वो एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पीवी को आप लिख सकते हैं एम ओवर एम आर टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर इस तरफ ले जाएं, पी वी एम इज इक्वल टू स्मॉल एम आर टी। इसको आगे कंटिन्यू करें तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एम इज इक्वल टू मैश पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी है, तो एम पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो आपके पास जो डेंसिटी है वो मैश पर यूनिट जो है वो वॉल्यूम होता है। तो इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी पी एम ओवर आर टी। तमाम ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। प्रेशर 5 बार्स, एम जो है 28.9647 ग्राम्स पर मोल, आर जो था वो 8.314 जाउल्स पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर आपका 303 केल्विन। कन्वर्जन कर रहे हैं अब हमारे पास, तो अगर आप कन्वर्जन करें तो बेसिकली हमारे पास जो 14.7 psi होता है बेसिकली, वो 1 एटमॉस्फेयर या 1.0135 बार के बराबर होता है। तो ये बार आपका बार से कट गया। उसके अलावा जो 1 psi होता है वो 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, ये psi आपका इस psi से कट गया। उसके अलावा जो 1 जाउल होता है वो 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है, ये आपका जाउल इस जाउल से कट गया। और हमें पता है कि जो 1 पाउंड फोर्स होता है वो 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। पाउंड फोर्स से कट गया, न्यूटन आपका इस न्यूटन से कट गया। फिर हमें पता है कि 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच, और 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर, ये इंच स्क्वायर इस इंच स्क्वायर से कट गया। दूसरा हमें पता होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फिट, ये आपका मीटर इस मीटर से कट गया। और उसके बाद हमें पता है कि 1 पाउंड मैश इज इक्वल टू 454 ग्राम्स, तो या ये आपका ग्राम इस ग्राम से कट गया। तो हमारे पास जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, पाउंड मैश और ये क्यूबिक फिट, ये बच गई है। तो हमने जो डेंसिटी निकाल ली अपनी एयर की वो 0.3585 पाउंड मैश पर क्यूबिक फिट इस सिस्टम के लिए, जो हमारे पास गैस इस टेम्परेचर पर मौजूद थी, वो हमने मालूम कर ली है। तो अब उसके बाद हमें जो है एवरेज वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है एयर की, जो कि आपकी इस हाफ इंच स्टील पाइप में से पास कर रही है। तो जो वेलोसिटी होती है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और एरिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया होती है। यानी कि जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइड बाय एरिया। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारे पास 4 क्यूबिक फीट पर मिनट था, एरिया 0.00211 फीट स्क्वायर। ये हमने जो है अपना डायमेंशन ऑफ पाइप्स में का जो डाटा था वहां से लिया है। ये फिट स्क्वायर इससे इसके क्यूब से कट गया, और ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो मिनट मिनट से कट गया। तो फिट पर सेकंड आपके पास एवरेज जो वेलोसिटी है 31.6 फिट पर सेकंड आपके पास आ गई है। तो अब इन तमाम जो वैल्यूज हैं अगर उनको हम रेनॉल्ड्स नंबर के एक्सप्रेशन के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, जो कि आपके पास होता है कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू डी वी रो ओवर म्यू। तो आपके पास जो ये पुट कर रहे हैं, तो डाया आपके पास था 0.622 इंच, वेलोसिटी आपकी थी जो है, अभी आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली है 31.6 फीट पर सेकेंड, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली है 31.6 फर। जो डेंसिटी है आपने कैलकुलेट की है 0.3585 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट, विस्कोसिटी ऑफ एयर 0.018 Cp। अब इन सब की कन्वर्जन कर लेते हैं। तो आपको पता है कि रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है, तो एट द एंड यू मस्ट गेट अ नंबर विदाउट एनी यूनिट्स। तो जो फिट होता है 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच, ये इंच इस इंच से कट गया, ये फिट इस फिट से कट गया। उसके अलावा 1 पाउंड मैश इज इक्वल टू 454 ग्राम्स, ये पाउंड मैश से कट गया। 1 Cp इज इक्वल टू 0.01 ग्राम ओवर सेंटीमीटर सेकेंड, तो ये आपका जो Cp है ये इस Cp से कट गया, ये जो ग्राम है इस ग्राम से कट गया। और 30.48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फिट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया।
और जो है आपके पास ये वाला सॉरी सॉरी ये आपके पास 1 फीट ये था, 1 फीट ये था, 1 फीट ये था, ये सारे क्यूबिक फीट से कट गया। तो जब आपके पास इस सब कटिंग के बाद जो रेनॉल्ड नंबर आया वो 48,590.77, ऑलमोस्ट 48,591। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर है इट इज मोर देन 4,000, दैट्स वाई योर फ्लो विल बी टर्बुलेंट। तो जब आपकी 1/2 इंच किसी पाइप में से एयर फ्लो कर रही है 30°C एंड 5 बार, तो उस वक्त जो उसका फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। हमने अभी इसको इस सवाल से कैलकुलेट कर लिया। तो आप किसी भी गैस के लिए इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले इस विस्कोसिटी ऑफ गैस वाले टेबल को हमने यूज नहीं किया। तो ये देखिए बिल्कुल जिस तरह आपको मैंने अभी इस सवाल में ये नहीं आया, लेकिन बिल्कुल जैसे अभी आपको मैंने विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के लिए मैंने ये ग्राफ दिखाया है, तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए भी हमारे पास टेबल मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। आई विल गो बैक टू दिस टेबल। तो अगर आप देख सकें, मैं बल्कि आपको जो है शो भी कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप इसको देख भी सकें। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह ये टेबल हो सकता है, देख सकते हैं आप। तो जैसे अगर वाटर के लिए देखा जाए, मिसाल के तौर पर कॉमनली है, तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास वाटर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.2 और 13 इसके हैं आपके पास। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसी तरह आप एक्स और वाई की मदद से ये आपके पास 10.2 और यहाँ पे कोई 13 के करीब, और ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और जो भी टेम्परेचर होगा उसके अगेंस्ट आप जो है अपनी विस्कोसिटी ऑफ द गैस वो इजीली, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अगर आपके पास विस्कोसिटी गिवन नहीं है, तो जो टेम्परेचर प्रेशर की कोई अगर आप टेम्परेचर आपको गिवन है, उन टेम्परेचर्स की मदद से आप विस्कोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का भी आपको रेनॉल्ड नंबर से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम दिया जा सकता है, जिसके अंदर अब आपके पास अननोन की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, और अननोन्स बढ़ने के साथ साथ जो है आपको हम इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि अगर आपको आइडियल गैस कांस्टेंट आर नहीं दिया गया, आप खुद से याद किए बगैर, जहन में नहीं आ रही, आपको मैंने वैल्यू भी नहीं दी, तो अब आप खुद से अगर कैलकुलेट करना चाहें, आप ये आर की वैल्यू खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं पीवीसी को टू एनआरटी को यूज करते हुए। ये भी हम किसी प्रॉब्लम में देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 14 है, रेनॉल्ड नंबर से रेलिवेंट है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसको जरा देखते हैं। जी, crude oil having 900 kilograms per cubic meter density is pumped at 1.5 meters per second through a pipeline 1 meter in diameter. Above what value of the oil viscosity would laminar flow exist? Give your answer in both SI and CGS units. ये रेनॉल्ड्स नंबर से तो रेलिवेंट है, लेकिन स्टेटमेंट बड़ी जो है वो कंफ्यूजिंग सी है। तो बेसिकली हमारे पास एक ऑयल गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है उस ऑयल की 900 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। दूसरा हमें जो है इसका वेलोसिटी भी इस ऑयल की गिवन है कि ये जो पंप किया जा रहा है एक खास वेलोसिटी के ऊपर, ये जो क्रूड ऑयल है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड, और हमें इस पाइपलाइन का डाया भी मौजूद है 1 मीटर, जिसमें से इस डेंसिटी के साथ इस वेलोसिटी के साथ ये फ्लो कर रहा है। हमने ये मालूम करना है कि आपकी किस ऑयल की हमें कौन सी विस्कोसिटी को मेंटेन करें ताकि आपके पास कोई लैमिनर फ्लो एग्जिस्ट करेगा। तो हम उस विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो डाटा हमें सवाल में गिवन है 900 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, एवरेज वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकेंड, डाया 1 मीटर, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल हमने फाइंड आउट करनी है एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। और कि भाई इस एक जो ये जो विस्कोसिटी की वैल्यू होगी, हमें ये मालूम करना होगा कि जो लैमिनर फ्लो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, तो हमें पता है कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो मालूम करने के लिए रेनॉल्ड नंबर होता है डी वी रो ओवर म्यू। तो अब अगर हम इसको मालूम करना चाह रहे हैं कि हमने बेसिकली देखिए हमारे पास इस सवाल में डाया भी मौजूद है, वेलोसिटी भी मौजूद है, डेंसिटी भी मौजूद है। हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट नहीं करनी, हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस विस्कोसिटी वैल्यू पर आपके पास रेनॉल्ड नंबर
जो है वो लैमिनर होगा। आपको पता है कि जो लैमिनर रेनॉल्ड नंबर, लैमिनर किस वक्त होता है, जब आपके पास 2100 रेनॉल्ड नंबर से कम होता है तो लैमिनर होता है। तो अगर मैं इस आर ई की वैल्यू को मैं 2100 पुट कर दूं, तो अब आप जो विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे, अगर आर ई की वैल्यू को मैं 2100 पुट कर दूं, तो आपके पास जो विस्कोसिटी की वैल्यू आएगी, ये वो वैल्यू होगी कि जिसके ऊपर आपका फ्लो जो है वो, यानी कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके ऊपर फ्लो लैमिनर होगा। तो जरा इसको देख लेते हैं आपके पास। तो बिल्कुल इसको हमने इसको इस तरीके से विस्कोसिटी के टर्म्स में इसको लिख लिया मैंने। तो म्यू आपके पास जब निकालना है, तो डाया ऑफ द पाइप आपके पास 1 मीटर था, वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकंड, डेंसिटी 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, रेनॉल्ड नंबर 2100। तो आपने जो इसको अब इनको कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि जो जो न्यूटन होता है वो 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास जो ये केजी इस केजी से कट गया है, ये मीटर इस मीटर से कट गया है, और ये जो सेकंड है आपके इसकी एक पावर से कट गया है, और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो पास्कल के बराबर होता है, न्यूटन न्यूटन से कट गया है। उसके अलावा आपके पास जो था ये मीटर स्क्वायर इसके इस क्यूब से कट गया है, और ये मीटर इससे कट गया है। इस तरह हमारे पास पास्कल इंटू सेकेंड आपके पास ये विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल आ गई है। यानी कि ये वो विस्कोसिटी आपके पास है जिस विस्कोसिटी पर आपके पास लैमिनर फ्लो एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल इस तरह जब सीजीएस सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल निकालेंगे हम, तो 1 मीटर आपके पास डी 1 मीटर, वी 1.5 मीटर्स, रो 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डिवाइड कर रेनॉल्ड्स नंबर 2100। तो हमें पता है कि 1 kg 1000 ग्राम्स, तो आपके पास केजी केजी से कट गया है। उसके बाद आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको आपके पास जो है ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये तीनों इससे कट गए हैं। और आपको पता है कि 1 सेंटीपायस होता है 0.01 ग्राम और सेंटीमीटर सेकंड, तो ये ग्राम ग्राम से कट गया, ये सीएम सीएम से कट गया, और ये सेकंड इस सेकंड से कट गया। तो आपके पास सेंटीपायस में जो विस्कोसिटी आई है 642.857 आपके पास सीपी आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इन विस्कोसिटीज की वैल्यू से ऊपर हमारे पास बेसिकली, क्योंकि हमारे पास ये देखिए, इसको जरा देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। जब आप इसको देखते हैं रेनॉल्ड नंबर के लिए विस्कोसिटी नीचे है, इसका मतलब है विस्कोसिटी की वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है रेनॉल्ड नंबर उतना कम आएगा। जरा गौर कीजिएगा, बिकॉज ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी तो रेनॉल्ड नंबर उतना छोटा आएगा, क्योंकि आपके पास ये, क्योंकि रेनॉल्ड विस्कोसिटी की वैल्यू जितनी बड़ी छोटी होगी रेनॉल्ड नंबर उतना ज्यादा आएगा। हमने जब इसको 2100 किया है, तो इसके बाद हमने ये विस्कोसिटी फाइंड आउट की है। तो अब आपके पास इस वैल्यू से जो है, अगर आपने इनसे ऊपर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज है, इससे ऊपर जितनी आपकी भी जो भी विस्कोसिटी की वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर इस गिवन क्रूड ऑयल के लिए आपका जो फ्लो है वो लैमिनर फ्लो एग्जिस्ट करेगा। हमें एक थ्रेश होल्ड पता लग गया, यानी कि अगर हम लैमिनर फ्लो मेंटेन रखना चाहते हैं इस पाइपलाइन के अंदर, तो हमारे जो इस गिवन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो आपके पास इन दो मुख्तलिफ सिस्टम में इन वैल्यूज से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ताकि जो लैमिनर फ्लो है वो परसिस्ट। जी, फर्दर प्रॉब्लम्स देखते हैं जरा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये प्रॉब्लम्स खास तौर पर हमारे जो है, हम प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप हमने देखी थी लिक्विड्स और गैसेस के लिए, उनके साथ आपकी बैरोमेट्रिक इक्वेशन से हम लोगों ने जो ड्राइव की थी उनके साथ ये रेलिवेंट है। जरा देखते हैं। ये स्टेटमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़े सिंपल है, आप लोग हम क्लास में इनको कर चुके हैं। In the deep oil fields of Louisiana, one occasionally encounters a fluid pressure of 10,000 psig at a depth of 15,000 feet. If this pressure is greater than the hydrostatic pressure of the drilling fluid in the well from the surface, the result may be a blowout, which is dangerous to life and property. Assuming that you are responsible for selecting the drilling fluid for an area where such pressures are expected, what is the minimum density drilling fluid you can use, assuming a surface pressure 0 psig for the drilling fluid? अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है
कि लुइसियाना एक अमेरिकन स्टेट है, वहाँ पर आपके पास ऑयल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पर जो ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं, तो उन ऑयल फील्ड्स के अंदर जो आपके पास कभी कभार ऐसा आता है कि 15,000 फीट डेप्थ के ऊपर हमारे पास जो ऑयल का जो प्रेशर है वहाँ पर वो 10,000 psi है। अगर इस ऑयल का जो प्रेशर है, जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग के साथ एक ड्रिलिंग फ्लूइड भी एंटर किया जाता है, तो अगर वो जो ड्रिलिंग फ्लूइड है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि उस ड्रिलिंग फ्लूइड का जो प्रेशर होगा, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट जो आपके पास है, उसके साथ जो प्रेशर होगा, अगर उस प्रेशर से ये 10,000 psi प्रेशर ज्यादा हो, तो उससे क्या होता है आपके पास जो है तो एक ब्लो आउट होता है, और ये जो ऑयल है ये ब्लो कर जाता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, आपकी जो रिग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वहां पर इंसान जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इंसानी जान को भी नुकसान हो सकता है। तो अब आपका काम यह है कि आपने एक इस तरह का ड्रिलिंग फ्लूइड सिलेक्ट करना है कि जहां पर इस किस्म के प्रेशर्स हैं, यानी कि आप एक ऐसी जगह पर 15,000 फीट के ऊपर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहां पर एक्सपेक्टेड है कि जो प्रेशर है 10,000 psi है, तो आपने वो ड्रिलिंग फ्लूइड सिलेक्ट करना है कि जो है जो कि उस जिस जहां पर हम उससे काम कर सकें। तो अब आपने ये मालूम करना है कि वो जो फ्लूइड काम करेंगे उसकी कितनी मिनिमम डेंसिटी है होनी चाहिए, ताकि आप इसको सक्सेसफुली इन प्रेशर्स के ऊपर आप इसको ऑपरेट कर सकें। और ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपके पास सरफेस प्रेशर होगा ड्रिलिंग फ्लूइड का, वो 0 psi होगा। तो हमारे पास जो डेल्टा पी है इस केस में वो 10,000 psi, 10,000 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। एक डेप्थ जो है हमारे पास 15,000 फीट है, और जो डेंसिटी है वो ड्रिलिंग फ्लूइड की वो हमने अननोन है। तो हमें पता है कि जो डेल्टा पी है वो रो जी एच, और जो डेंसिटी होता है इस फॉर्मूले से अगर आप गौर करें, तो वो डेंसिटी हो सकती है आपके पास जो है वो डेल्टा पी ओवर जी एच। तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में जो हमने अभी डेल्टा पी था वो 10,000 psi था, तो 10,000 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, और जी आपके पास 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच 15,000 फीट। तो हमने जी सब्जी से डिवाइड कर दिया, सॉरी जी सब्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, 32.2 फीट पाउंड मैच ओवर पाउंड फुट सेकंड स्क्वायर, पाउंड फोर्स पाउंड फोर्स से सेकंड स्क्वायर से कट गया, आपके पास फिट से कट गया। और उसके बाद हमें पता है कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर, इंच स्क्वायर से कट गया। तो आपके पास जो बाकी जो कुछ बचा है वो डेंसिटी जो फ्लूइड की आई है वो 96 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट आई है। इससे हमें ये बेसिकली पता लगा है फ्रॉम जो आपके पास ये प्रॉब्लम की कंफ्यूजिंग सी अजीब सी स्टेटमेंट थी, सिर्फ हमने यहाँ से ये मालूम करना था बेसिकली कि आपके पास जब आपके पास डेल्टा पी, यानी कि देखें इसको 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 इस तरह से समझिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास जब 10,000 एक पी एस आई जी आपके पास वो फ्लूइड है, हम सरफेस के ऊपर जो है वो जीरो तस्वुर कर लिया, तो आपने डेल्टा पी जो है वो 10,000 सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपके पास मसला यही है कि हम यही देख रहे हैं कि आपके पास ब्लो आउट से बचने के लिए, तो आपका इस डेल्टा पी के ऊपर जो डेंसिटी हमने निकालनी है, वो जब 96 पाउंड मैच पर क्यूबिक फीट आपकी डेंसिटी होगी, तो उस वक्त जो है हम इसको मेंटेन कर सकेंगे और हमें ये ब्लो आउट नहीं होगा। यानी कि हमें जो मिनिमम डेंसिटी मेंटेन करनी है, अगर इससे कम डेंसिटी होगी तो उसकी सूरत में आपका जो ऑयल है उसका जो प्रेशर है एट 15,000 फीट, वो जो 10,000 वाला वो प्रेशर जो था वो ब्लो आउट कर जाएगा, और ये जो डेंसिटी है इस डेंसिटी को हमने थ्रू आउट मेंटेन करना है। अच्छा जी, इसी तरह एक और सवाल देखते हैं। Tallest building in the world is Burj Khalifa in Dubai, which is 2,717 feet tall. If the pressure in the supply line to the drinking fountain on the top floor, perhaps 2,650 feet high, is 15 psig, what is the required pressure in the supply line at street level? Assume zero flow in the water line. सवाल कुछ इस तरह है कि दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा दुबई की एक बिल्डिंग है जो उसकी 2717 फीट टॉल है। तो हमने देखिए कि जो अगर वहां पर टॉप फ्लोर के ऊपर, लेट्स से कि टॉप फ्लोर जो है 2650 फीट की ऊंचाई के ऊपर एक टॉप फ्लोर है, वहां पर एक पानी की टूटी लगी हुई है पानी पीने के लिए,
और उसके अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो 15 psig आ रहा है। तो अगर आपने 15 psig वो प्रेशर देना है तो हमने सवाल में मालूम करना है कि स्ट्रीट लेवल के ऊपर जो बॉटम पे, क्योंकि देखिए इतनी ऊंची बिल्डिंग में ऐसा नहीं होगा कि आप पहले पानी की टैंकी ऊपर रखी होगी, ऐसा नहीं होता। इस किस्म के सिस्टम के अंदर इंटरनेशनली जो इस तरह की आपके पास स्काई स्क्रैपर्स होती हैं, टॉल आपके पास बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे स्ट्रीट लेवल पे आप प्रेशर को जो है उसको सप्लाई करते हैं और उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं थ्रू डिफरेंट वेल्व्स आपके पास होते हैं। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पूरा उसका आपके पास एक सिस्टम मौजूद होता है, उसके ज़रिए आप बॉटम से उसकी सप्लाई करते हैं। तो हमने स्ट्रीट लेवल के ऊपर वो प्रेशर मालूम करना है कि आपके पास जो वो क्या प्रेशर होना चाहिए सप्लाई लाइन पर। हमने ये मालूम करना है कि आपके पास जो वाटर लाइन है उसके अंदर एक कोई जीरो किस्म का एक फ्लो मौजूद है इस वक्त फिलहाल, यानी कि सिर्फ ये मालूम कीजिए क्योंकि आपके पास एक प्रेशर क्या मेंटेन किया जा रहा है, इस वक्त वो फ्लो नहीं हो रहा। तो जो इस सवाल के अंदर हमारे पास डाटा है वो टॉप फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर है वो P1, उसको मैं कह रहा हूँ 15 psig। प्रेशर एट द स्ट्रीट लेवल P2 अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है। जो टॉप फ्लोर की जो हाइट h है वो 2650 फीट है फ्रॉम द स्ट्रीट लेवल। अच्छा जी, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। आपको पता है कि अगर हमें मालूम करना है प्रेशर एट द डेप्थ, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू रो जी एच। इस प्रॉब्लम के अंदर हमने प्रेशर एट द स्ट्रीट लेवल फाइंड आउट करना है विच वॉज P2, तो इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका सवाल के अंदर जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो हो जाएगी P2 इज इक्वल टू रो जी एच। अच्छा, अब P2 इज इक्वल टू रो जी एच है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 62.4 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट, जी 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच आपको पता है 2650 ऊपर से नीचे तक वो जो होगी, तो जी सबसे डिवाइड कर दिया 32.2 फीट पाउंड मैस पर पाउंड फोर्स, फीट पाउंड मैस ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से कट गया, फीट आपका इस एक फीट से कट गया, पाउंड मैस से कट गया। उसके अलावा 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर, ये फीट स्क्वायर इस फीट बाकी फिट के साथ आपके पास कट गया, तो ये इस एक फिट और इसके पावर के साथ कटे। देखिए 1 फिट, 2 फिट, 4 फिट, 1 और ये 4 जब आपस में कटते हैं तो बाकी आपके पास पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर आपके पास बचता है। तो जो P2 आपने फाइंड आउट कर दिया वो आपने फाइंड आउट कर लिया है कि 1148.33 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। अच्छा, ये अगर आप जवाब निकाल लेंगे, जवाब आपका काफी नहीं होगा, सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि आपका जो टॉप फ्लोर है उस टॉप फ्लोर के ऊपर जो सप्लाई लाइन थी उसमें प्रेशर 15 psig ऑलरेडी था। ये तो हमने स्ट्रीट लेवल पे प्रेशर निकाला है, तो क्योंकि ये टॉप पर है तो ये प्रेशर भी एक हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रहा होगा बॉटम के ऊपर, यानी कि आपके पास जो स्ट्रीट लेवल के अंदर ये 15 psig भी ऐड हो रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि 1143.33 प्लस 15 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, जो टोटल प्रेशर एक्चुअल प्रेशर आपके पास स्ट्रीट लाइन में होगा जब आपके टॉप के ऊपर 15 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर होगा, तो स्ट्रीट लेवल पर नीचे उस बुर्ज खलीफा के उस लाइन में आपके पास जो प्रेशर आ रहा होगा 1163.33 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर आपके पास आ रहा होगा। कभी कभार अगर आप गौर कीजिए, कभी अक्सर आप इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो गाड़ी टकराती है तो आपके पास जो है वो वाटर सप्लाई के लिए होता है कनेक्शन, रेड कलर की वो टैप्स लगी होती हैं, तो वो बर्स्ट करती है तो आपको बहुत प्रेशर से पानी निकलता नजर आता है। वो बड़ी हाई प्रेशर लाइनें होती हैं, इसी वजह से वो बड़े हाई प्रेशर आपके पास वाटर लाइन होती है ताकि वो टॉप फ्लोर तक वो प्रेशर को जो है पहुंचा सके। Hence, the pressure in the supply line at the street level will be 1164 psig। इसी तरह एक सवाल हम देखते हैं गैसेस के लिए प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप को देखने के लिए। ज़रा ज़रा हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। At sea level, the atmospheric pressure is 14.7 psia and the temperature is 70 degree Fahrenheit. Assuming that the temperature does not change with elevation, calculate the pressure at 1000, 10,000 and 10,000 feet. The molecular weight is 29 pound mass per pound mole. R is equal to 0.7302 cubic feet atmosphere per pound mole per hour। सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका एयर का, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके पास वो 14.7 psi है, यानी कि एब्सोल्यूट आपके पास वो है, और जो टेम्परेचर है आपके पास वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
लेट्स से कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं 70 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका एयर आपके पास जो है वो टेम्परेचर है। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि आपके पास जो जैसे जैसे आप एलिवे हकीकत में जैसे जैसे आप एलिवेशन की तरफ जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। यानी कि आप देखिए कि इस वक्त रहीमिया खान, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे हो तो माउंट एवरेस्ट और रहीमिया खान के ऊपर टेम्परेचर में बहुत फर्क आएगा। तो वहां पर एलिवेशन के ऊपर टेम्परेचर कम होता जाएगा। लेकिन हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर आपके पास इसी तरह जब आप टॉप पर जाते हैं तो वो हम उसको ये एज्यूम करेंगे इस सवाल के अंदर कि आपका जो जैसे जैसे एलिवेशन पे जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हमने इस एजम्पशन के साथ ये मालूम करना है कि 1000 10,000 1000 फीट के ऊपर, इस ऊंचाई के ऊपर आपका एयर का क्या प्रेशर होगा अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर जो है वो 29 पाउंड मैच पर पाउंड मोल हो, और जो आर है वो 0.7302 क्यूबिक फीट एटमॉस्फेयर पर पाउंड मोल पर आर है। तो इस सवाल में हमारे पास जो गिवन डाटा है वो P1 इज इक्वल टू 14.7 PSIA विच इज़ 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ 70 प्लस अगर आप देखिए 460, तो ये हमारे पास 530, इसको एब्सोल्यूट क्योंकि लेना है आपने, 530 आर, जो एम है वो 29 पाउंड मैच पर पाउंड मोल। P2 इज इक्वल टू अननोन। टू डेल्टा जेड जो है हमारे पास पहले केस में 10,000, दूसरे में पहले केस में 1,000, दूसरे में 10,000, थर्ड केस में 100,000 फीट। तो जो प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप होती है गैसेस के लिए हमें पता है, वो ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस जी एम डेल्टा जेड ओवर आर टी। यहाँ पे जब आपने डेल्टा जेड 1000 फिट है तो इसमें हमने P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल, ये आपके पास 32.2 M 29 पाउंड मैच पर पाउंड मोल, डेल्टा जेड 1000, आर आपके पास 0.7302 क्यूबिक फीट एटमॉस्फेयर पर पाउंड मोल पर आर, और टी आपके पास जो था वो 530 आर। जी सबसे से डिवाइड कर दिया 32.2 फीट पाउंड मैच पर पाउंड फोर्स इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास जब है, जब आपने किया तो उसके बाद आपने जो है 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, और 1 पाउंड फोर्स पर इंच इज इक्वल टू 1 PSI, और 1 एटमोसफेयर इज इक्वल टू 14.7 PSI। तो आपके पास जब इसको जब आपने क्लासीफाई इसको मजीद इसको सॉल्व किया तो P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.0354, इन सारी चीज़ों को कंप्यूट करने के लिए उसमें आप देख सकते हैं, देखिए 1 फीट, 2 फीट, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 फीट, और नीचे आप देख सकते हैं ये 3 फीट और ये 4 फुट सारे। इस तरह आपके पास ये PSI यहाँ पे था, PSI यहाँ से कट गया, पाउंड मोल यहाँ पे था आपके पास, और उसके बाद हमने जो है आपके पास पाउंड मोल यहाँ पे भी कट गया, और उसके बाद पाउंड फोर्स यहाँ से कट गया है, सेकंड स्केल आपके यहाँ से कट गया है, उसके अलावा आपके पास सेकंड स्केल यहाँ से कट गया है। तो हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर मैंने काटा बनी है, लेकिन एटमॉस्फेयर यहाँ से कट जाएगा, एटमॉस्फेयर यहाँ से कट जाएगा। तो आपके पास जो सारी चीज़ें कटने के बाद जो वैल्यू बन जाएगी वो P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.0354 हमारे पास ये बच जाएगा। और जो बाकी बचेगा आपके पास कि इसको क्योंकि जब आपने किया P2 इज इक्वल टू P1 ओवर एक्सपोनेंशियल 0.0354, और P1 की जो वैल्यू है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो एक्सपोनेंशियल जब आपने ये कैलकुलेटर से किया तो 1.036, तो जब आपका P2 आया वो 0.9652। तो हमने 1000 फीट के ऊपर जब एयर का प्रेशर मालूम किया वो वॉज 0.9652। इसी सवाल को 10,000 फीट के लिए करना है तो कुछ भी नहीं किया, इसी सवाल में जो आपने पहले किया था जहां पर आपका डेल्टा जेड 1000 था, उस डेल्टा जेड को आपने 10,000 ले लेना है। तो 10,000 लेने के बाद जब आपने इसको सवाल को किया है तो आपका P2 जो है वो 0.7019 एटमॉस्फेयर आया। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे आपके पास 0.9652 आया था, अब आपके पास 10,000 के लिए सॉरी वन, अब आपने 10,000 किया तो आपका जो जवाब है 0.7019 एटमॉस्फेयर आया है। तो क्यों इस तरह आपका फर्क आया है, इसलिए फर्क आया क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व है, इसीलिए आपको इसको डायरेक्ट वहां से नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपको 100,000 के साथ इसको किया फिट पर तो आपका जो प्रेशर आया वो P2 इज इक्वल टू 0.029 एटमॉस्फेयर आया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एलिवेशन पे जा रहे हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रेशर आपने एयर के एलिवेशन पे फाइंड आउट किए हैं वो आपने 0.9652, 0.7019 एटमॉस्फेयर एंड 0.029
एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली। इसी वजह से कि एट वेरी हाई आल्टीट्यूड जो है ब्रीथिंग नहीं कर सकता आप नॉर्मली, आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, तो सफिशिएंट प्रेशर ना होने की वजह से हम जो है ये इसको सही तरह ब्रीथिंग नहीं कर सकते। सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 9, फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103। मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो लेक्चर था, प्लान तो यही था कि ये क्लास में फिजिकली जो हमारी कन्वेंशनल क्लास होगी ऑन कैंपस, उसमें ही हम प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व करने थे। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों के 28 अप्रैल तक यही चलेगा सिचुएशन, ऑनलाइन ही हो रही है, तो अब हम इसको फिर हम कंटिन्यू सही तरह करेंगे, तो जिस तरह आप, ताकि आपके कोई लेक्चर्स वगैरह मिस ना हो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिफोर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन ऑन मंडे। इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लाइव सेशन में ज्वाइन करें, वीडियो आपने देखी भी हो, ताकि आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और कोई चीज़ आप अगर कोई क्लियर नहीं है तो आप उसको जो है पूछ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।